ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हमने आवेश, विद्युत आवेश के प्रभाव, और सबसे पहला प्रभाव विद्युत बल, कूलाम बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए, उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए जो नियम है वो कूलाम का नियम है। कूलाम के नियम को हमने पढ़ा, उसके बारे में डिस्कस किया, और आज हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? सपोज यहां पर कोई आवेश है, क्यू आवेश, ये क्यू आवेश। अब क्यू आवेश के चारों तरफ कहीं पर भी अगर कोई दूसरा आवेश लाया जाता है और वह आवेश यदि बल अनुभव करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका यहां पर प्रभाव है। अगर ये नहीं होता तो अकेले आवेश पर किसी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करता। तो किसी भी आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विद्युत क्षेत्र। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल अनुभव करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? सपोज यहां पर ये आवेश है और इस आवेश का जो प्रभाव है वह कुछ इस तरह का होता है, ऐसे। ये इस प्रकार से, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से समझ सकते हैं। इस पॉइंट को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहां पर ये समझा देता हूं। ये प्लस क्यू आवेश है। सपोज हमने यहां पर किसी हल्के से छोटे आवेश को या एकांक धनावेश को रखा, तो किधर जाएगा? बाहर की तरफ। इसलिए इस एकांक धनावेश की गति का जो मार्ग है, यानी प्रभाव जिस प्रकार से पड़ता है, उसको विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का मतलब ये होता है कि विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है, प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समरूप विद्युत क्षेत्र। कौन सा? समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब यह है कि जैसे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से, अब यहां पर आप देख रहे हैं सभी रेखाओं की दिशा एक समान है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी समान है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक किसी भी बिंदु पर अगर हम जाएं तो विद्युत क्षेत्र का मान जो होगा वह एक समान होगा, उसकी दिशा एक तरफ होगी, इसलिए इसे समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? समरूप विद्युत क्षेत्र। दूसरा है ये वाला जो विद्युत क्षेत्र है वह असमरूप विद्युत क्षेत्र है। कैसे असमरूप? यहां से इन दोनों के बीच की दूरी अलग है और यहां पर बीच की दूरी अलग है। इसका मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कम है और यहां पर ज्यादा है, यानी यहां प्रभाव ज्यादा है और यहां पर प्रभाव कम है। दूसरा, यहां देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है और यहां देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है। इन दोनों को अगर हम साथ साथ देखेंगे तो हमें पता लगता है कि यह असमरूप विद्युत क्षेत्र है और यह समरूप विद्युत क्षेत्र है। नेक्स्ट, परिवर्ती और अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र एवं अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु, जैसे सपोज यहां पर कोई बिंदु है ए बिंदु, इस ए बिंदु पर समय के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण या दिशा अथवा दोनों में से कोई भी बदल रहा हो तो इसे क्या कहेंगे? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। यहां पर ये कोई बी बिंदु है और यहां पर भी विद्युत क्षेत्र है। सपोज यदि समय के साथ इस बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की न तो दिशा बदल रही है और न उसका परिमाण बदल रहा है, इसका मतलब दोनों अपरिवर्तित है, इसलिए इसे अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो हम यहां पर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र, असमरूप विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र होता क्या है इसके बारे में हमने डिस्कस किया।
और विद्युत क्षेत्र को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और विद्युत क्षेत्र जो होता है वो विद्युत बलों के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए काम में लिया जाता है, यानी उनका प्रभाव होता है। यानी कहीं पर भी विद्युत बल कार्य कर रहा है तो वो कहां तक होगा? वो विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के कारण अनंत दूरी तक विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होता है। अब हम आगे देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? जहां पर विद्युत क्षेत्र होता है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता का मतलब प्रभाव कम होना या प्रभाव ज्यादा होना, उसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसे हम व्यक्त करेंगे ई के द्वारा। किसके द्वारा व्यक्त करेंगे? ई के द्वारा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये और व्यक्त किसके द्वारा करेंगे? ई के द्वारा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? सपोज यहां पर देखें, ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में हमने किसी एकांक धनावेश को रख लिया, सपोज क्यू नॉट चार्ज को रखा। वैसे किसके लिए परिभाषित होती है? एकांक धनावेश। एकांक धनावेश का मतलब क्या होता है? सपोज यहां पर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये वाला, कहां पर? ए बिंदु पर, और बी बिंदु पर हमने क्यू नॉट चार्ज को रखा हुआ है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? आर दूरी। ये वाला इस पर बल लगा रहा है और उस बल की वैल्यू क्या है? एफ। ठीक है, किस पर लग रहा है बल? क्यू नॉट पर। वैल्यू क्या होगी इसकी? के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यानी क्यू नॉट पर बल कितना है? एफ। अब इसको इस तरह से देखते हैं कि 10 कूलाम के आवेश पर इसके कारण जो बल लग रहा है वह 100 न्यूटन का बल लग रहा है। तो 1 कूलाम पर कितना बल लगेगा? 100/10। इसी तरह से यहां पर देखें, एकांक धनावेश पर जो बल लगेगा उसको एफ अपॉन क्यू नॉट के द्वारा व्यक्त करेंगे। ये वैल्यू क्या होगी? ई, और ये क्या बन जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ इसका? यहां पर देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के मान को व्यक्त करती है। किस पर? एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के मान को व्यक्त करती है। तो ये क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अब बल क्या है? एक सदिश राशि, और आवेश क्या है? अदिश राशि। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? सदिश राशि। तो सदिश रूप में इसे व्यक्त किया जाता है E वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा जो होती है वह किस तरफ होती है? एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि। और इस सदिश राशि की जो दिशा है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ये प्लस क्यू चार्ज है सपोज, इसके कारण यहां से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, उस पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखें तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यहां से बाहर की तरफ यानी इस तरफ होगी। लेकिन अगर यहां पर अगर माइनस क्यू आवेश ले लें, क्या ले लें? माइनस क्यू आवेश, तो माइनस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ होगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या रखा हुआ है? एकांक धनावेश। क्या रखा हुआ है यहां पर? एकांक धनावेश। इस एकांक धनावेश पर इसके कारण जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का बल होगा। तो यहां पर रखे हुए आवेश को ये इधर धक्का मारेगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होगी। लेकिन यहां पर जो है इस P बिंदु पर एकांक धनावेश रखा हुआ है, ये ऋणावेश है माइनस क्यू आवेश, तो ये क्या करेगा? इसको इधर की तरफ खींचेगा, मतलब आकर्षण। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, यानी जहां पर भी विद्युत क्षेत्र में
जो एकांक धनावेश होता है उस पर जो बल लगता है उस बल की जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, और जो बल का परिमाण होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होगा। किस पर? एकांक धनावेश पर। तो यहां पर हम बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को व्यक्त करती है। यदि Q नॉट आवेश पर बल F लग रहा हो तो एकांक धनावेश पर बल कितना लगेगा? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो फॉर्मूला क्या बन गया? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। लेकिन F क्या है? यानी बल। बल क्या होती है? सदिश राशि। Q नॉट आवेश, ये अदिश राशि है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? एक सदिश राशि, जिसकी दिशा क्या होगी? E वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ये सदिश राशि है जिसकी दिशा धनावेश के कारण धनावेश से अभिष्ट बिंदु की ओर होगी, जबकि ऋणावेश के कारण अभिष्ट बिंदु से ऋणावेश की ओर होगी। ये चीज हमें देखनी है। देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E के द्वारा व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, ये फॉर्मूला है। यहां पर लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 का मीन क्या है? यहां पर लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 का मीन यह है कि क्यू नॉट नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब नगण्य, यानी ये खुद का अपना प्रभाव व्यक्त नहीं करता, दूसरे आवेश के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए क्यू नॉट को काम में लिया जाता है, इसलिए इसे नेग्लिजिबल लिया जाता है। इसलिए लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, यानी बिल्कुल छोटा सा। अब हमारे पास E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, इसलिए इसका अगर मात्रक देखें तो E का मात्रक होगा, F का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक होता है, और होता है वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी विमा देखें तो ये बनेगी हमारे पास E इक्वल टू एफ, और F की विमा क्या होगी? m1 L1 T-2 अपॉन चार्ज, और ये क्या होगा? A1 T1, और इसलिए विमा होगी, विमेय सूत्र बनेगा, क्या बनेगा? m1 L1 T-3 A-1, ये इसका विमेय सूत्र बन गया। क्लियर? तो यहां पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला परिभाषा डिस्कस की, फॉर्मूला देखा, सदिश राशि है, सदिश रूप में क्यू नॉट की क्या वैल्यू है उसके बारे में डिस्कस किया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी? धनावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी? ऋणावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी? और उसके बाद में लास्ट में हमने इसका मात्रक देखा, एफ बल न्यूटन और चार्ज आवेश कूलम्ब। तो ये मात्रक होगा न्यूटन पर कूलम्ब। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक जिसको हम वोल्ट जब पढ़ेंगे, यानी विद्युत विभव पढ़ेंगे, तो वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे, वो वोल्ट पर मीटर के रूप में होता है। और इसी से हमने उसकी विमा डिस्कस की, तो ये क्या हुआ? E यानी विमेय सूत्र किसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, m1 L1 T-3 A-1। m क्या है? मास, लेंथ, टाइम और एम्पेयर। एम्पेयर किसके लिए? करंट के लिए। तो इस प्रकार से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिस्कस किया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ेंगे। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना? देखो इधर, ये ए बिंदु है, यहां पर प्लस कैपिटल क्यू आवेश रखा हुआ है, यहां से आर दूरी पर
ये बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमने क्या किया, यहां पर एक Q0 आवेश रख दिया। कल्पना की कि यहाँ पर Q0 आवेश रखा हुआ है। अगर यहाँ पर Q0 आवेश रखा हुआ है तो प्लस Q के कारण यहाँ पर बल लगेगा, और वो बल क्या होगा, F वेक्टर इक्वल टू K कैपिटल Q Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप। यहाँ R कैप क्या है, यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश, जिसकी दिशा क्या होगी, दिशा O2P मीन्स यहां पर बल की दिशा होगी इस तरफ। अब Q0 पर जो बल लग रहा है उसकी वैल्यू तो क्या है, F के बराबर, इसलिए एकांक धनावेश पर जो बल लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, E, और E वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, F वेक्टर अपॉन Q0। F वेक्टर का वैल्यू साफ दिख रहा है, K कैपिटल Q Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0, और ये क्या हो गया R। Q0 से Q0 कैंसिल हुआ तो E वेक्टर क्या बचा, KQ अपॉन R स्क्वायर R के। ये बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी को थोड़ा सा आगे डिस्कस करें तो देखिए इधर E वेक्टर इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर R के। देखिए इधर विनो निर्वात के लिए K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0, और इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमारे पास ये भी बनेगा, ठीक है ना। तो E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर R के। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदुवत आवेश के कारण KQ अपॉन R स्क्वायर या फिर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर R के। क्लियर, ये दो फॉर्मूले हैं। यहां पर K की वैल्यू हम जानते हैं पहले से, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K क्या है, स्थिर वैद्युत नियतांक, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। किसके लिए होता है ये, निर्वात के लिए। एप्सिलॉन क्या है, ये निर्वात की विद्युतशीलता, और विद्युतशीलता की जो वैल्यू होती है वह 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो हमने बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस किया। बिंदुवत आवेश के कारण पहले बल की वैल्यू निकाली, फिर बल की वैल्यू को किससे, कितने आवेश पर बल लग रहा है, Q0 पर बल लग रहा था इसलिए एकांक धनावेश पर लगने वाले बल का मान निकाला, और एकांक धनावेश पर जो बल लगता है उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। F का वैल्यू क्या था, KQ Q0 अपॉन R स्क्वायर R के डिवाइडेड बाय Q0। तो फॉर्मूला क्या बन गया, E वेक्टर इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर R के। ये एक फॉर्मूला बन गया। अब हम जानते हैं कि K की जो वैल्यू होती है वह 1/4πε0 होती है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना दिया, E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर R के। K क्या है यहाँ पर, स्थिर वैद्युत नियतांक, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इसका वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, कूलम बलों की तरह होती है। कूलम बलों के प्रभाव को ही एकांक धनावेश के लिए व्यक्त करती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जिस प्रकार से कूलम बल होते हैं स्थिर वैद्युत बल होते हैं और वह अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है। और इसके लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत, जैसा कि हमने विद्युत बलों के लिए, कूलम बलों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत देखा था कि किसी आवेशों के निकाय के कारण, निकाय में कई सारे आवेश होते हैं,
तो किसी एक आवेश पर जो बल का मान होता है वो विभिन्न आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यहां पर देखें, इसको फिर वापस उसी तरह से हम डिस्कस करते हैं। देखो यहां पर एक Q1 आवेश, यहाँ Q2 आवेश, ये Q4 और ये Q3 आवेश, ठीक है। सपोज यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो R है, इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, ये R4 और ये R3, और यहां पर रखा हुआ है Q0 आवेश। क्या रखा हुआ है? Q0। तो हमने देखा था कि Q1 के कारण Q0 पर जो बल लग रहा है उसको हम F1 के द्वारा व्यक्त करते हैं। F1 इक्वल टू K Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप। ये धनावेश है और ये धनावेश है तो बल की दिशा इस तरफ होगी, ये धनावेश और ये धनावेश है तो बल की दिशा इस तरफ होगी, ये धनावेश और ये धनावेश तो बल की दिशा इस तरफ होगी, और इसी तरह से ये भी धनावेश और ये भी धनावेश तो बल की दिशा इस तरफ होगी। अब यहां पर F1 किस पर बल लग रहा है? Q0 पर। तो F1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E1, और E1 क्या हो जाएगी? K Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर अपॉन Q0, और ये हो गया R1 कैप। मीन्स E1 वेक्टर इक्वल टू K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, ठीक है। अब यहां पर Q1 के कारण यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E1, इसलिए Q2 के कारण क्या होगी? E2 वेक्टर इक्वल टू K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप। क्लियर यहां तक? इसी तरह से Q3 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह क्या होगी? E3 वेक्टर, और E3 वेक्टर क्या होगा? K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप, ठीक है। सिमिलरली E4 वेक्टर दैट इज इक्वल टू K Q4 अपॉन R4 स्क्वायर R4 कैप। अब हमने क्या देखा था? इसके कारण जो बल लग रहा है वह इस तरफ है, इसके कारण बल लग रहा है इस तरफ है, और इस पर सभी बलों का जो प्रभाव होगा वह परिमाण और दिशा में किस तरह का होगा वो हमने डिस्कस किया था कि Q0 पर जो बल लग रहा है वह F0 वेक्टर इक्वल टू F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस F04 वेक्टर, इस तरह से हमने डिस्कस किया था। यहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह किस तरह की होगी? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको हम देखेंगे E इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर, इस तरह से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी विद्युत बलों के समान यानी कूलाम बलों के समान ही अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है, और इसलिए E वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा ऐसे समझ सकते हैं। देखें इधर, ये हमारे पास Q1 इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम का फोर्स है, और यहां पर हमारे पास है Q2 दैट इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। यहां से यहां तक ये 1 मीटर का डिस्टेंस है और ये भी 1 मीटर का डिस्टेंस है, और ये जो एंगल है ये एंगल है 90 डिग्री का, 90 डिग्री। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस तरफ E1, वैल्यू क्या होगी? K, Q क्या होगा? 1 माइक्रोकूलम, और ये क्या होगा? 1 स्क्वायर। इस तरफ देखें तो ये क्या होगी? E2, और ये भी क्या होगी? K
2 माइक्रोकुलम अपॉन 1 स्क्वायर। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब कभी भी दो सदिश राशि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो रिजल्टेंट वैल्यू आती है हमारे पास a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, जब एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, तो यहां पर रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ e1 स्क्वायर, e क्या है k, q क्या है 1 माइक्रोकुलम अपॉन 1 स्क्वायर, और ये क्या बन गया होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा k 2 माइक्रोकुलम अपॉन 1 होल स्क्वायर भी होल स्क्वायर। अब k क्या है यहाँ पर स्क्वायर दोनों में और वो कॉमन है, तो ये बन गया हमारे पास k, ये क्या बन गया माइक्रोकुलम भी कॉमन, और रूट में क्या आ गया हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 10⁻⁹ माइक्रोकुलम मीन्स 10⁻⁻6 कुलम। ओके, और इंटू ये बन गया रूट ऑफ 5 मीन्स इक्वल टू 9√5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कुलम। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो क्या चीज ध्यान रखेंगे, एक तो दिशा का ध्यान रखेंगे और दूसरा रखेंगे परिमाण का ध्यान। दिशाओं को कंसिडर करने के लिए हम सदिश योग के नियमों का पालन करते हैं, और सदिश योग के नियमों का पालन आप लोगों ने वेक्टर्स में देखा होगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास r इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जानते हो ना, a ये